जैसे एविएशन में हुआ तो मैं मजाक में कहता था, अजय जी मेरे मित्र है, कि ऐसा जमाना आना चाहिए कि एयरपोर्ट के बाहर काले पीले कपड़े में लोग खड़े होना चाहिए। मुंबई जाना है, मेरा टिकट 3000, दूसरा बोल रहा 2500, तीसरा बोल रहा 2400, ताकि कंपटीशन मोर कंपटीशन मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। तो धीरे धीरे सब क्षेत्र में जितना भी हमारे यहाँ रोड में ऐसा ही हुआ। आप जो कह रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर भी यही कह रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो मोनोपोली चाहते हैं। और मैंने अब निर्णय किया कि नहीं, मोनोपोली नहीं होगी। 5 स्टार होटल में चाय पानी करके कार्टेल करके बैठ जाए, तू एक ले धंधा नहीं होगा अभी। तो मैंने मजाक में कहा था कि ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि कपड़े फटने चाहिए, इतनी झगड़ा होना चाहिए। तो अभी वो हो गया कि 25-25 लोग आ रहे, 30-30 टके बिल हो जा रहे। वो भी स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर मैंने अभी कुछ कंडीशन उसमें जो रिलैक्स की थी वो रोक दी। पर एक बात है कि कंपटीशन होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी होनी चाहिए, कम होना चाहिए, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंप्रूव होनी चाहिए। अभी मैं बता रहा था कि स्टील और सीमेंट की कीमतें बढ़ी है और इंडस्ट्री रियली प्रॉब्लम फेस करी है। तो मैं सोचता हूं अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। 2-3 अल्टरनेटिव आए, जिसमें और एक बात के लिए आप आगे जाइए, जैसे आपने टनल के इंटरेस्ट लिया था, वो है प्रीकास्ट। मैंने फाइल पर साइन कर दी है और हम चाहते कि प्रीकास्ट के लिए काफी इंकरेजमेंट करें, काफी पॉलिसी बनी है, आई है अभी। तो ये मैं अभी पुणे गया था, तो मलेशियन टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने ये फैक्ट्री डाली है। तो फैक्ट्री में जब गया, इतनी क्वालिटी अच्छी थी उसकी कि मुझे इतनी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल के लिए बुक हो गया, अब सब लोग उनसे ले रहे हैं। तो एक तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रीकास्ट की बड़ी फैक्ट्री खुले और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन में प्रीकास्ट का उपयोग। अभी रेलवे के हमने स्कीम तैयार की है कि रेलवे के आरओबी हम बना रहे, 10,000 करोड़ का फर्स्ट फेज में हम लोग रेलवे के आरओबी बना रहे, सीआरएफ में स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देकर। और मैंडेटरी जो 1 लाख पीसीओ को रेलवे को बना, तो हम कह रहे कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 10-10, 15-15 का पैकेज खोलेंगे और पैटर्न डिजाइन बनाएंगे, 2 लेन रेलवे, 4 लेन रेलवे, 6 लेन रेलवे। तो वो प्रीकास्ट का हो जाएगा, तो कॉस्ट 30% कम हो जाएगी। मैं तो स्टील और सीमेंट का कोई विरोधी नहीं हूं, पर ये जमीन पर उसी समय चलेंगे जब इनके लिए अल्टरनेटिव पैदा होंगे। नहीं तो जो मार्केट में वर्ल्ड में कीमतें बढ़ेगी, यहां बढ़ेगी, और अभी तो दुगनी कॉस्ट हो गई है। कॉन्ट्रैक्टर ने काम ले लिया है, देयर इज ए क्रूशियल प्रॉब्लम। तो अभी ये ग्लास फाइबर का अभी अंतिम इसमें है, ये वजन में भी हल्का है और सब रिपोर्ट इसके अच्छे आ गए हैं। हैदराबाद आईआईटी का, रवि सिन्हा जी के, मुंबई आईआईटी का, और मैंने कल ही सेक्रेटरी को कहा है कि ये इसको अलाउ करो। तो ये करने से क्या होगा कि ये 30% स्टील प्राइस में सस्ता है, ग्लास फाइबर स्टील, तो ग्लास फाइबर का है। तो मुझे लगता है ये इस प्रकार के अल्टरनेटिव को आप अपनाओ। अभी ये एग्रीगेट का प्रॉब्लम है कुछ स्टेट में। आज ही सुबह मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर आए थे, उनको 5 पैकेज मिले दिल्ली कटरा में। तो मैंने सेक्रेटरी और हमारे मनोज कुमार जी को कहा कि वो बोले सॉइल स्टेबिलाईज करके हम लोग करते हैं, तो मैंने तुरंत परमिशन दो। और इसके कारण कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम होगी, क्वालिटी भी सुधरेगी। जूट और हमारा कॉयर, इसको भी यूज करने के बारे में मैं बहुत आग्रही हूं, ताकि इसका फायदा हमारे गरीब लोगों को मिलेगा और उसके कारण भी काफी रोड का लाइफ बढ़ता है। ये जो हमारे यहाँ डिपेंडेंट इंजीनियर होते हैं, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट इंजीनियर, मैंने उनका नाम डिपेंडेंट रखा क्योंकि वो अधिकारियों के चेहरे की तरफ निर्णय करते हैं। आई गॉट अ वेरी बैड ओपिनियन अबाउट देम। वो सिस्टम को बदलना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लाना चाहते हैं, पीएमसी। तो हम लोग चाहते हैं कि अब नई नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार करो, क्योंकि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, वो आप अगर एक्सेप्ट करके प्रयोग करते हैं तो करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई, आप भी कभी जाइए। और कभी कभी एक करना है कि आम के आम गुठली के दाम भी ढूंढना चाहिए। और वो टनल से जो मटेरियल निकलता है, मैंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख ले दोनों के एलजी को कहा है कि हमें जगह दे दो, पड़ी है वहां। वो जगह तैयार होकर वो सब डंप वहां डालेंगे और वहां के लोगों को रोजगार मिले। ये स्विट्जरलैंड से भी, हमारे जो डावोस था उससे भी अच्छी जगह है। मैं भी जाके आया हूं, गुलमर्ग, बाद में सोनबर्ग, और कारगिल के नीचे इतना सुंदर है। तो मैं उसको एडवेंचर स्पोर्ट्स में डेवलप करना चाहता हूँ। तो वहाँ रोजगार निर्माण होगा, गरीबी बहुत है। ये हमने एक 8 लेन टनल बनाई है, एलएनटी बना रही है दिल्ली मुंबई हाईवे पर। तो फॉरेस्ट अंडरपास है वो, तो नीचे में
जाएंगे आप और ऊपर में जानवर और पहाड़ी होगी। हाँ हाँ, एनिमल ओवरपास बना है, बहुत सुंदर है। मैं भी गया था वहाँ, LNT काम कर रही है दिल्ली मुंबई हाईवे पर। तो वहाँ एक प्रदर्शन में चित्र रखा था कि गाड़ी में फैमिली जा रही और बच्चा अपने माँ को बता रहा है देखो टाइगर ऊपर बैठे। तो ये जितना अच्छा का, अभी हमने नागपुर जबलपुर रोड पर बहुत अच्छा टाइगर के लिए किया। आप रोड पर टाइगर नीचे से जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। अभी हम बेल्जियम में गया था, तो रॉटरडैम और बेल्जियम के बीच में वो इसमें नीच में बनाई थी, तो मैंने वो देखी थी। तो नेचुरली अब गंगा पर इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बना रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा पे बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इमेंस टनल को भी आपने रिसर्च में लेना चाहिए। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, पर ये मुझे लगता है ये कॉस्ट कम हो सकती है ब्रिजेस की। मुझे ये सर्बानंद सोनोवाल जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय, आसाम के, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रचार के लिए गया था, तो वो मेरे पीछे पड़े कि यहाँ माजोली करके आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा में, बोले आप ब्रिज डिक्लेयर कर दो। मैं बोला कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं, ये आग्रह कर रहा। बोले मैं चीफ मिनिस्टर थे, बोले मैं चुनाव में तो जीतूंगा नहीं, आप कुछ भी करो। मैं जब हेलीकॉप्टर में बैठा था तो सोच रहा था, जाते जाते उन्होंने मेरा हाथ ही पकड़ लिया, बोले आप नहीं करोगे तो मुझे मुश्किल होगी। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, मुझे लगा 500-700 करोड़ का होगा। वापस आया तो डीजे ने बताया कि 6000 करोड़ का ब्रिज है। तो मुझे लगा अब क्या करना, तो मैं बोला टेक्नोलॉजी बदलो, ये करो वो करो। तो बाद में जब टेंडर हुआ, यूपी ब्रिज ने दिया, अभी हमने काफी चेंजेस किए, तो वो 650 करोड़ में हुआ। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से और नए नए इनोवेशंस का उपयोग करने से कॉस्ट कम हो सकती है। तो टनलिंग में आप कॉस्ट भी कम करिए, क्वालिटी भी अच्छी बननी चाहिए और निश्चित रूप से उसका फायदा। और अभी जो ब्राजील की कंपनी है एम्ब्रिल, जो छोटे जेट बनाती है, उन्होंने ऑलरेडी इसमें काफी काम किया है और मैंने एक ग्रुप की मीटिंग भी ली है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में भी इथेनॉल का उपयोग कैसे हो। और इसलिए स्वाभाविक रूप से बीच में स्पाइस जेट का एक प्लेन देहरादून से हमने दिल्ली लाया था और उस समय ये जो प्लेन था इसमें 50% बायोफ्यूल यूज हुई थी। तो आने वाले समय में एविएशन में आपको मालूम होगा 2 साल पहले 26 जनवरी को जो हमारे दिल्ली में फाइटर जेट उड़े थे, उन सब ने 100% बायो इथेनॉल यूज किया था। और चीफ एयरफोर्स के जो चीफ है उनसे साथ और डिफेंस फोर्सेस के साथ भी लगातार मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है और जल्दी ही एविएशन में, एयरफोर्स में इथेनॉल का खप बढ़ाने के बारे में हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 लाख टेलीकॉम मोबाइल टावर्स जो है, इन टावर्स के लिए अगर हम इथेनॉल यूज करेंगे तो और ज्यादा इसकी खपत बढ़ेगी। तो इसलिए बहुत से लोगों के मन में ये थोड़ा बहुत डाउट है, जो बार बार इसका जिक्र करके उसकी चर्चा करना बंद कर दो कि इथेनॉल कौन लेगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा। मुझे ये जो चर्चा है ये निरर्थक है। मैं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता था तब लोग यही बोलते थे चार्जिंग स्टेशन नहीं है। अब इलेक्ट्रिक इतने बड़े प्रमाण पर आई है कि मैंने अभी ये डिक्लेयर किया है कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर पेट्रोलियम कार की कीमत जो है उसी कार में इलेक्ट्रिक कार मिलेगी। ये मैंने विश्वास के साथ बताया और अब लगभग वो स्थिति आई है।